साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट आज कुछ नई जानकारियां आप लोगों के बीच में लाना चाह रहा हूं। वैसे तो जितनी अवेयरनेस, जागरूकता बहुजन समाज के अंतर्गत सोशल मीडिया ने अब तक पहुंचाई है, काबिल तारीफ़ है। आप जानते हैं कि देश का जो मीडिया है वो जिसकी सरकार होती है उसी की बात करता है, उसका प्रचार करता है और वो प्रचार मात्र का साधन बन के रह जाता है। देश की समस्याओं से उसे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन खुशी की बात यह है और गौरव की बात भी है कि आज भारत के अंदर सोशल मीडिया इतने जागरूक होकर के अथक परिश्रम करते हुए घर घर तक पूरे क्षेत्र में, देश के हर भाग में वास्तविकता से अवगत करा रहा है। साथियों, बहुजन पैगाम इसी दिशा में एक बहुत अच्छा संदेश दे रहा है। पूरे देश में वीडियोज़ के माध्यम से, पोस्टिंग्स के माध्यम से डेली समाचार भेजे जा रहे हैं और लोगों में जागरूकता भी पैदा हो रही है अपने अधिकारों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और जहां भी अन्याय होता है उससे लड़ने के लिए। इसलिए आगे कुछ कहने से पहले मेरा आप लोगों से आग्रह है कि यदि बहुजन मीडिया को आपको मजबूत करना है तो बहुजन पैगाम नामक ये जो यूट्यूब चैनल है इसको आप कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको जितनी तादाद में आप भेज सकते हैं इसको अन्य लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें यदि आप उचित समझते हैं तो। तभी ये जानकारियां समाज में हर जगह पहुंचाई जा सकती हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी संघर्ष करने के बाद हम लोगों ने काफ़ी मेमोरेंडम दिए, बहुजन बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिए गए। किस संबंध में कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो कोलिजियम व्यवस्था के तहत तब तक परंपरा चली आ रही थी कि वहाँ केवल सवर्ण कम्युनिटी के ही जज नियुक्त किए जाएंगे। खुशी की बात है कि अभी जो सीजेआई के रूप में माननीय पी.वी. रामन्ना साहब ने कार्यभार संभाला है, उन्होंने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है और उन्होंने देश भर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह मशवरा करके ये निर्देश जारी करने की कोशिश की है कि अब हायर जुडिशरी में, यानी हायर जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट में एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी, मूल निवासी, माइनॉरिटी समाज के लोगों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए जजों के रूप में। उन्होंने कहा कि अभी तक इस देश में क्रिश्चियन का कोई भी चीफ जस्टिस नहीं हुआ, कोई महिला चीफ जस्टिस नहीं हुई। आदि बातों पर उन्होंने अच्छे दिशा निर्देशन भी दिए और उम्मीद जग रही है कि शायद अब हायर जुडिशरी में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज के लोग भी जज बनेंगे और उनको प्रतिनिधित्व के रूप में उनको सम्मिलित किया जाएगा, जिससे कि जो ये मांग चली आ रही थी कि 200-250 परिवारों के जज ही पूरे देश की हायर जुडिशरी को चलाते हैं, शायद वो धीरे धीरे उस पर ब्रेक लगेगा। लेकिन देखना यह है कि ये अप्रोच कहाँ तक सफल हो पाती है। इस संदर्भ में अभी हमको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आते हैं। बहुजन बार एसोसिएशन इंडिया की तरफ से मेरा जितने हमारे देश भर के वकील भाई साहब हैं भाई और उनसे संबंधित और जो भी हमारे जजेज हैं, कार्यरत जजेज हैं, जहाँ भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जज के रूप में दे रहे हैं, वह हायर जुडिशरी में जाने के लिए अभी से कोशिश करना शुरू कर दें। यदि कोई दिक्कत है, कोई जानकारी लेनी है तो वो हमारे फ़ोन नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारी कोशिश ये है कि बहुजन बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से जितने आज कम से कम सैकड़ों हजारों एडवोकेट्स के नाम, चाहे वो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी हैं, कोई भी हैं, उनके नाम आ चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस एसोसिएशन के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत के हैं इस समय पी.वी. रामन्ना साहब, उनको भी धन्यवाद भी देंगे। उनके इस प्रयास, जो सराहनीय प्रयास है, उसको देखते हुए बार बार रिप्रेजेंटेशन भी देंगे कि अच्छा कदम है लेकिन ये कार्य में परिणत होना चाहिए। हम हर जुडिशरी में आरक्षण की बात नहीं करते, लेकिन
रिप्रेजेंटेशन की बात हर हालत में करते हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि देश सबका है। हम भारत के लोग, भारत की जो प्रस्तावना है उसमें ही लिखा हुआ है, तो सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आशा की जाती है कि हमारे वकील साहिबान और हमारे समाज के जो जजेज हैं, जो कार्यरत हैं, इस दिशा में कोशिश करेंगे और जहाँ पर भी हैं, जिस ज़िले में हैं, जिस स्टेट में हैं, वहाँ के हाई कोर्ट्स को, चीफ जस्टिस को एक निवेदन करेंगे या किसी तरीके से बार एसोसिएशन के माध्यम से, या यदि कहीं कुछ बार एसोसिएशन नहीं इस तरह का प्रस्ताव भेजती है तो वो यहाँ भेज सकते हैं। हम लोगों ने जो है अपनी एक एसोसिएशन बनाई है, उसके माध्यम से हम किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश को अथवा सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा है भारत का, CJI साहब को ये हम रिप्रेजेंटेशन दिया करेंगे, जिसकी वजह से ये परंपरा आगे बढ़ सके और हमारे समाज का प्रतिनिधित्व हायर जुडिशरी में हो सके। साथियों, इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे हमारा देश जूझ रहा है। आप देख रहे हैं कि देश में हजारों साल से जो समस्याएं चली आ रही हैं, जिसका भुक्तभोगी मुख्य रूप से बहुजन समाज रहा है। आपने देखा, ये देश करीब 600 साल से ज़्यादा मुग़लों का गुलाम रहा, 150 साल करीब अंग्रेज़ों का गुलाम रहा और 73 साल से मनुवादियों का गुलाम हो गया। भारत की सत्ता, शासन सत्ता जिस वर्ग के हाथ में आनी थी वो नहीं आ पाई। आज वो मनुवादी लोग जो वर्णवाद, जातिवाद, पाखंडवाद के आधार पर तरह तरह का भ्रम फैलाकर, अंधविश्वास फैलाकर हमारे लोगों को गुमराह कर उनका आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और राजनीतिक शोषण कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये समाज पनप नहीं रहा है, न बराबरी की स्थिति में आ रहा है और न ही उसे किसी भी स्थान पर कोई भागीदारी प्राप्त हो रही है। उदाहरण के तौर पर आप देख लें, किसी भी यूनिवर्सिटी में, 300 यूनिवर्सिटी हैं इंडिया भर में, किसी भी यूनिवर्सिटी में बहुजन समाज के लोगों का क्या प्रतिनिधित्व है? जहाँ देखेंगे दो वर्गों को, ब्राह्मण या बनिया, उन्हीं के प्रोफेसर, उन्हीं के डॉक्टर्स, उन्हीं के सब कुछ मिलेंगे। शासन में, प्रशासन में, मीडिया में, इलेक्शन कमीशन में, हायर जुडिशरी में, कहीं पर भी जब ऐसी स्थिति है तो संविधान का पालन नहीं हो पा रहा है। अभी एक MLA है बीजेपी का, शायद बलिया से, वो बोल रहा था, ब्राह्मणों की एक मीटिंग हो रही थी कि हम सबसे पहले तो ब्राह्मण हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर किसी पार्टी विशेष के ये नुमाइंदे हैं, तीसरे नंबर पर हम संविधान की बात करते हैं। तो जिस देश में ऐसी विचारधारा हो मूर्खतापूर्ण, उस देश का सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है? ये लोग जहाँ पर भी हैं, एक व्यक्ति और है, RSS का प्रवक्ता है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, उसके मुंह से जहर निकलता है। कभी भी कहीं भी सुनो, हिंदू मुस्लिम दलित और पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है और केवल अपने समाज को सर्वोच्च बनाने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों के वक्तव्य आने बंद होने चाहिए और उनको जेल भेजाना चाहिए, जो कि राष्ट्र की एकता को, अखंडता में बाधक बनते हैं और समरसता पैदा नहीं होने देना चाहते हैं। ये देश सबका है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, कोई भी है, जो इस देश के नागरिक हैं, सभी का देश है और आपस में उनको जोड़ने की पहल करनी चाहिए, न कि उनको तोड़ने की पहल करनी चाहिए। मुसलमानों ने ये कर दिया, सुकास ने ये कर दिया, OBC ने ये कर दिया, बुश ने ये कर दिया, ऐसे ऐसे भाषण आपने सुने होंगे कि जो लोग पैरों के नीचे रहते थे उनको सर पे बैठा दिया गया है संविधान के माध्यम से। तो ये व्हाट इज दिस नॉनसेंस नहीं है तो क्या है? इस पर जो देश की सरकार है, मोदी सरकार, जो कहती सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास कहती है, वो कहाँ चला गया? आज इतनी स्वार्थपरता बढ़ गई है। आप देखेंगे अभी यूपी में, बिहार में भी, यूपी के अंदर एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स की 12 वैकेंसीज थी, उसमें योगी जी ने 12 ठाकुर जात के लोगों को प्रोफेसर बना दिया, 3 वो ब्राह्मणों को दे दी गई। इसी बात पर जूता पंजा शुरू हो गया। अब
SC ST OBC माइनॉरिटी की तो बात छोड़ दो, अब जातिवाद इतना बढ़ गया है कि ठाकुरों और ब्राह्मणों में ही आप आमने सामने जूता पंजार होने की नौबत आ गई है। क्योंकि वो वैकेंसीज क्योंकि ब्राह्मणों खाते में जाती सबसे ज़्यादा वो होते थे, वो योगी ने अब की ऐसा न करके वो ठाकुरों के पक्ष में करवा दिया गया। इस तरह से ना तो यूनिवर्सिटी में कभी कोई वैकेंसी निकलती है प्रोफेसर की या किसी तरह की, चुपके से वहाँ एक परिवारवाद सदियों से पलता चला आ रहा है और दो ही जातियाँ हावी हैं, ब्राह्मण या बनिया। वही प्रोफेसर होते हैं, वही लेक्चरर होते हैं, वही डीन होते हैं और वही हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। बाकी SC ST कोई OBC का आ गया तो क्लर्क वगैरह भले बना दिया जाता हो। तो इस तरह का कुछ एक्सेप्शन छोड़ करके तो यहाँ तक जातिवाद फैल गया है। क्या करिएगा, तो फिर भी लोग जातिवाद को बढ़ावा देने से बाज नहीं आते हैं। सरकार जो है BJP की राज्यों में और केंद्र में इस सब्जेक्ट पर बोलने को कुछ तैयार नहीं, क्योंकि उसका जो मीडिया है वही पूरा का पूरा वर्णवाद का, पाखंडवाद का, जातिवाद का, मनुवाद का और ब्राह्मणवाद का प्रचार करने में रात दिन लगा हुआ है। इसके साथ साथ उसके जो नुमाइंदे हैं, संवाददाता हैं, वो भी वही बोलते हैं। संविधान की कोई बात नहीं करता, न्याय की कोई बात नहीं करता, समता समानता विश्व बंधुत्व भाईचारे की कोई बात नहीं करता, अमन चैन की कोई बात नहीं करता, विकास की कोई बात नहीं करता। ये कैसी सरकार है? ऐसी सरकार तो कभी भी नहीं आई थी। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस और BJP एक ही हैं, लेकिन कांग्रेस के समय इतना नहीं होता था। आपने देखा शुरू से लेकर के जो विकास हुआ, रोड बने, रेलवे बनी, हर चीज़ बनी, ONGC बना, सब कुछ बना, कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने बनाया। BJP ने आकर के उसको बेचना शुरू कर दिया, सबको रेलवे बेच दिया, ONGC बेच दिया, LIC बेच दिया, हर चीज़, एयर इंडिया बेच दिया, सब कुछ बेचने के अलावा एक भी काम मोदी सरकार ने देश की भलाई के लिए नहीं किया। युवा बेरोजगार कर दिए गए। विदेशों से जो काला धन था जमा था, मोदी ने घोषणा की थी 13 लाख रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट में आएगा, वो आना तो बहुत दूर रहा। कम से कम सैकड़ों लोगों को 10-10 हज़ार करोड़, 20-20 हज़ार करोड़ रुपए दे करके उनको देश से भगा दिया गया। इस तरह से देश की इकोनॉमी डाउन हो गई। ऐसी दिशा में अब कोरोना आ गया। आप जानते हैं पिछले 15 महीने से देश कोरोना जूझ रहा है, लेकिन चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बंगाल जीतेंगे, 2 मई आई, ममता गई, इस तरह के। और वहाँ पर कौन जिम्मेदार हैं उसके लिए? अरे भाई, नियम आप बनाने वाले हो, कानून आप बनाने वाले हो। 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, ठीक है, मास्क लगाइए। हम पूछते हैं नड्डा जी से, मोदी जी से, अमित शाह से और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी से, शिवराज सिंह चौहान से, MP के, ये सारे के सारे हजारों की रैलियां करने के लिए वेस्ट बंगाल पहुंचे। इनको तो किसी को कोरोना हुआ नहीं, क्योंकि ये तो मंच पर खड़े रहते हैं, दूर से बोलते हैं, लेकिन लोग वहाँ कोरोना से पीड़ित हो गए। तो इनके लिए क्या एक्शन हुआ? क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की इनके खिलाफ? कुछ नहीं। यह एक सब्जी बेचने वाला जाता है, एक साइकिल से कोई दूध खरीदने जाता है, पुलिस वाले को मिल गया, उसकी डंडे से तुड़ाई होती है, दंड बैठक करवाई जाती है और उसका बुरा हाल होता है। कभी कभी जेल में बंद कर दिया जाता, मास्क क्यों नहीं लगाया था। तो आदि ये व्हाट इज दिस? पॉलिसी एक बननी चाहिए, एक नियम होना चाहिए, जो कानून है उस सबके लिए बराबर है, उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। और इसके लिए हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है वो भी लचर दिखती है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह की व्यवस्था को, इन कानूनी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए जाएं प्रत्येक हाई कोर्ट को और प्रत्येक संवैधानिक संस्था को कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जजेज हैं अथवा कोई भी हैं, वो कानून की दृष्टि से कानून का पालन करते हुए जिस संस्था में काम कर रहे हैं उसको लागू करें। न कि किसी मंत्री जी का फ़ोन आ गया, किसी MLA का फ़ोन आ गया, किसी MP का फ़ोन आ गया, उसके कहने से पुलिस काम करने लगती है। तो ये गलत बात है। आपने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक जो हिटलर ने तमाम लोगों को जन्म में मरवा दिया था, वो एक एरेना बनाया हुआ था, उसमें जो कटीले के तार लगाए थे और बिजली का करंट प्रवाहित कर दिया गया था।
उसमें हजारों लोग मारे गए थे। उसमें एक ट्रायल हुआ था जिसे कहते हैं हिस्टोरिकल ट्रायल है, न्यूरम्बर्ग ट्रायल। उसमें 22 लोगों का कन्विक्शन हुआ था। तो वहाँ प्ली ली थी लोगों ने, जो अभियुक्त थे उन्होंने कहा था हम तो नौकरी करते थे, हम अधिकारी थे, वी वर डूइंग आवर ड्यूटी एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिटलर। न्यूरम्बर्ग ट्रायल के अंतर्गत कोर्ट ने हेल्ड किया था कि आप यदि आपका सीनियर कोई गलत निर्देश देता है गलत काम को करने के लिए, तो क्या आप पालन करेंगे? नहीं करना चाहिए। आपके जो व्यवस्था है, जो कानून कहता है उसके तहत काम करेंगे। आपका जो संविधान है जो कहता है उसके तहत काम करेंगे, न कि किसी राजनेता के कहने में आकर के वो काम करेंगे। यदि कोई अधिकारी पुलिस का, चाहे डीजीपी ही क्यों न हो, यदि किसी मुख्यमंत्री के कहने पर, एमपी के कहने पर, एमएलए के कहने पर कोई काम करता है और वो जनता के खिलाफ जाता है, संविधान के खिलाफ जाता है, उसके लिए वो गुनाहगार माना जाए और उसको कन्विक्शन होना चाहिए। और इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए न्यूरम्बर्ग ट्रायल के दौरान कितने लोगों, करीब 10 लोगों को फांसी सजा हुई थी, कुछ को आजीवन कारावास हुआ था, 2 को छोड़ दिया गया था। इस तरह का व्यवस्था की गई थी। अभी देखा आपने एक काले आदमी को अमेरिका में, जब ट्रंप की सरकार थी, पुलिस वालों ने मार दिया, पूरा अमेरिका जलने लगा एक आदमी के मारे जाने पर। और ऑस्ट्रेलिया में हर राज्य में, अमेरिका के और हर स्टेट में, हर देश में ये इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। तो एक पुलिस वाला ट्रंप से कहता है यू नो योर बिजनेस, आई एम डूइंग माई ड्यूटी। जो यहाँ का संविधान कहता है उसके तहत हम काम कर रहे हैं, आप हमें निर्देश दे करके दूसरा काम नहीं करा सकते। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो पुलिस वाला पता नहीं किस तरह का पुलिस वाला है, वो नौकरी करता है या कोई डीएम है, एसएसपी है या एसएचओ है, कोई भी अधिकारी है, किसी विभाग का अधिकारी है, तो वो संवैधानिक काम तो नहीं करता, कानून के तहत काम नहीं करता, बल्कि किसी एमएलए का फ़ोन आ गया, एमपी का फ़ोन आ गया, मुख्यमंत्री का फ़ोन आ गया, उसका पसीना निकल जाता, वही काम करता है जो मुख्यमंत्री की, चाहे गलत काम भले हो। तो इस तरह की व्यवस्था चेंज होनी चाहिए। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है सक्षम है, इनहेरेंट ज्यूरिडिक्शन है, कानून का पालन कराने के लिए सारी शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय के पास और विभिन्न हाई कोर्ट के पास मौजूद हैं। बशर्ते जिनके पास ये शक्तियाँ हैं, मुख्य रूप से वो जज साहिबान हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं, सख्ती के साथ उनको इन चीज़ों का पालन करवाने के लिए दिशा निर्देशन जारी करने चाहिए देश हित में, संविधान के हित में। तब इन नियमों का पालन किया जा सकता है और तभी लोग जो सरकारी एजेंसीज में जुड़े हुए लोग हैं, चाहे पुलिस वाले हों, विजिलेंस के हों, सीबीआई को हों, चाहे कोई भी हों, तभी वो रास्ते पे आएंगे और तभी वो राजनेताओं की इशारे पे काम न करके बल्कि न्याय हित में काम करना शुरू कर देंगे। होता क्या है, ऐसा होने से लोगों को न्याय नहीं मिल पाता, गरीब लोगों को तो न्याय मिल ही नहीं पाता। आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, सुप्रीम कोर्ट में एक प्रोग्राम हुआ एनिवर्सरी का जो एवरी ईयर होता है, उसमें तत्कालीन चीफ जस्टिस ने यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो केस पेंडिंग है उसका कारण सरकार है, क्योंकि अपॉइंटमेंट जजों की नहीं होती, वैकेंसी खाली पड़ी रहती हैं। बात सही है। आज भी करीब, जैसा कि अभी रामन्ना साहब का हमने स्टेटमेंट सुना, करीब 500 वैकेंसी जजेस की पूरे देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मिला करके पड़ी हुई हैं, भर्ती नहीं हो रही है और ना ही उनकी अपॉइंटमेंट हो रही है। क्यों? इसीलिए लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जब हायर जुडिशरी की पोजीशन ही है तो नीचे वालों की पोजीशन क्या होगी सोचा जा सकता है। ये सारे बुद्धिजीवियों का काम है इस पर सोचना और इसके लिए आगे बढ़ना। इसमें किसी तरह का कोई देशद्रोह नहीं है, कोई कंटेम्प्ट कोर्ट नहीं होता है। ये तो देश हित की बात है, संवैधानिक बात है, सबको खुले मन से, खुले दिल से सामने आना चाहिए। और जो जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी हमारे जज हैं। हाई कोर्ट में जज हैं वो किसके हैं? हमारे हैं, देश के जज हैं। उनसे कोई शिकायत करने में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो न्याय देने का काम करते हैं। और ये बात सही है, न्याय के लिए हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। साथियों, साथ साथ इसके आप जानते हैं कि जातिवाद कितनी खतरनाक चीज़ है। वास्तव में यह सोचा जाए, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था
स्वराज हैज नो सिग्निफिकेंस विदाउट एस्टेब्लिशिंग कास्टलेस सोसाइटी इन इंडिया। भारत को आज़ादी मिलने का कोई महत्व तब तक नहीं जब तक यहाँ जात विहीन समाज की स्थापना नहीं हो पाती। लेकिन नहीं, क्योंकि वोट की राजनीति है, इनको जातियाँ रखना जरूरी है। उधर जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, पहले तो हिंदू धर्म कोई है ही नहीं, ना कोई हिंदू है, यही अपने आप में एक बेईमानी है और अच्छा संदेश देश को नहीं जाता है। ना तो SC/ST के लोग हिंदू हैं, ना OBC के लिए वो हिंदू है, आदिवासी मूल्यवासी हिंदू कभी थे ही नहीं। हिंदू कौन है समझ में नहीं आता। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जब हिंदू नहीं है तो हिंदू राष्ट्र कहाँ से आ गया। इसके साथ साथ आपने देखा कि जो मुट्ठी भर लोग हैं जो टॉप पर बैठे हुए हैं सदियों से, जिन्हें मनवादी कहते हैं, वो अपनी मनवादी व्यवस्था को पूरे देश में कायम रखना चाहते हैं। वो एक जाति विशेष की सुपीरियरिटी को ऊपर रखना चाहते हैं। तभी तो शंकराचार्य उनका कहता है कि जिस दिन जातियाँ खत्म हो जाएंगी उस दिन हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। अरे व्हाट इज दिस नॉनसेंस। हिंदू धर्म तो कुछ है ही नहीं, वो खत्म क्या हो जाएगा। जो चीज़ है ही नहीं वो खत्म क्या हो जाएगी। और जातियाँ काल्पनिक हैं। आपने अपने स्वार्थ के लिए अपने वजूद को, अपनी सर्वोच्चता को ऊपर रखने के लिए जातियों का निर्माण किया, वर्ण का निर्माण किया। दूसरों का शोषण करने के लिए उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, और उन्हें छूने तक का अधिकार, उनको छूना भी पाप समझा जाएगा, उनको दंडित किया जाएगा, आदि आदि। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस संबंध में उन महापुरुषों को जिन्होंने इस अमानवीय व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया और संघर्ष करते करते अपने को कुर्बान कर दिया। और इसमें सबसे पहला नाम आता है संसार के शास्त्रा तथागत बुद्ध का। उस समय की परिस्थितियों में उन्होंने जो संघर्ष करके समाज के सामने, समाज के नहीं पूरे विश्व के सामने जो मानवता का, मानव कल्याण का पाठ पढ़ाया, उसके मुकाबले कोई भी विचारधारा नहीं ठहरती। उसके बाद सम्राट अशोक आए। जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जब बुद्ध धर्म को समझा, पढ़ा, समझा, पूरे विश्व में उसने इसकी स्थापना की। उसके बाद एक मनुवादी शासक आ गया, उसने बृहद्रथ को धोखे से मार दिया और शासन सत्ता पर हावी हो गया। उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। दुष्ट आदमी था और उसने जो मॉन्क थे, बौद्ध भिक्षु थे, हजारों की संख्या में उनका कत्लेआम करा दिया। उसने इस विचारधारा के तहत कि यदि बुद्धिज्म इस देश में फलता फूलता रहा तो हमको कौन पूछेगा, यानी अमानवीय व्यवस्था जो है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनवादी व्यवस्था, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन सत्य तो सत्य रहता है। काफ़ी समय के पश्चात इस देश के अंदर डॉक्टर अंबेडकर जैसा एक महान योद्धा, महान व्यक्ति, महान विद्वान पैदा हुआ, जिसने उस बुद्ध के दर्शन को, बुद्ध के धम्म को, जो यहाँ विलुप्त होता जा रहा था, भारत में पुनः स्थापित कर दिया। और जिसका कारण ये है, जिसका फल ये है कि आज बुद्ध का धम्म देश के हर भाग में ही नहीं, देश के हर घर में, हर घर तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और पहुँच भी रहा है। और गड़ी सड़ी पुरानी व्यवस्था जो मनवादी व्यवस्था है, अमानवीय व्यवस्था है, उसको लोग निकाल रहे हैं और उससे घृणा होती जा रही है। ऐसी स्थिति में मैं उन मनवादियों से भी बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहूँगा कि भाई बहुत हो गया, आपने बहुत दिनों तक शासन कर लिया, बहुत दिनों तक आप सर पर बैठे रहे, अब कम से कम मानवता की बात करो। अब मानवता की बात करो और समता समानता की तरफ ध्यान दीजिए। नहीं तो आगे चल कर के जो विवेकानंद ने आज से बहुत साल पहले कहा था, हे ब्राह्मणों, शूद्रों पर अत्याचार करना बंद कर दो। जिस दिन ये शूद्र सब जाग गए, पढ़ लिख के तैयार हो गए, तो तुमको यहाँ से साइबेरिया की तरफ उठा के फेंक देंगे। उस चीज़ को याद रखो। इस संबंध में मैं जानता हूँ यदि बहुत कुछ यदि ब्राह्मणों की और जो मनवादी लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, जो ब्राह्मण हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे वो शूद्र क्यों ना हो, यदि मनवादी है, बहुजन समाज का ही व्यक्ति क्यों ना हो, ऐसे व्यक्ति देशद्रोही हो सकते हैं, वो देशभक्त कभी नहीं हो सकते हैं। मिस्टर बामन मेश्राम इस दिशा में बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, मीटिंगें करते हैं, पूरे देश में लोगों को जागरूक करते हैं। और वो जो अव्यवस्था है, ये अव्यवस्था किसी जाति विशेष से नहीं जोड़ के देखनी चाहिए, बल्कि जो लोग, जो समुदाय, लोगों का समुदाय इस अव्यवस्था को, इस अमानवीय व्यवस्था को सुपीरियर समझता है, वो इस देश का बासिंदा नहीं हो सकता। हम सब इस देश के बासिंदे, हमारा देश है
और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर रहें, आपस में मिलकर रखें, किसी से भेदभाव न करें, सबको एक दूसरे को सम्मान दें और जो हम देश के लिए, समाज के लिए कर सकते हैं उसके लिए करें। साथ साथ इसके शिक्षा की तरफ, शिक्षा हमारा एक परम कर्तव्य है जिसकी तरफ बाबा साहब ने पहला मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। वो चीज़ नहीं भूलनी चाहिए किसी कंडीशन में। आज आप देख रहे हैं जो आदिवासी समाज है जंगलों में रहता है, सरकारें क्या काम करती हैं, उनको नक्सलवादी घोषित कर देती हैं। अरे ज़मीनें उनकी हैं, उनका साम्राज्य है वहाँ पर, वो उनके लिए आपने क्या किया? ना रोड बनाए, ना पानी है उनके लिए, ना व्यवस्था है, ना कोई फंड है, ना कोई सहायता है, ना स्कूल है, ना मदरसा है, एजुकेशन भी नहीं है। आपने नक्सलवादी कह दिया उनको। उनकी ज़मीनें आप हड़प रहे हैं और उन ज़मीनों से जो खदानें हैं, कोयला निकलता है, अब्रक निकलता है, सोना चांदी निकलता है, लकड़ी आती है वहाँ से, उसको काट कर विदेश में बेचते हो, व्यापार करते हो। उनको क्या मिलता है? वो सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में हर साल मारे जाते हैं। तो इस व्यवस्था पे रोक लेनी चाहिए, उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए, उनकी मांगें क्या हैं सुनना चाहिए, बजाय उनकी किलिंग करने के उस पर ध्यान देना चाहिए। ये सरकार का कर्तव्य है और इस दिशा में न्यायपालिका को भी सोचना चाहिए कि जितने लोग भारत में रहते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और इसके लिए सरकार को बाध्य करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति मारा जाता है, अभी ठीक है विकास दुबे था, उसको आपने किलिंग करा दिया, पुलिस गई 2-3 गाड़ियां भर करके मंदिर से पकड़ के लाई मध्य प्रदेश से, रास्ते में उसको मार दिया। अरे भाई ट्रायल क्यों नहीं हुआ? ट्रायल क्यों नहीं हुआ? क्यों मार दिया गया? ठीक है वो क्रिमिनल था, उसने पुलिस वाले मार दिए, बहुत कुछ काम करे, कोर्ट किस बात के लिए है? इसके लिए कोर्ट सजा उसे देती, कोर्ट उसे चाहे फांसी लगाती, चाहे कुछ भी करती, बट आर दी पुलिस, पुलिस क्या है कि उसको गोली से मरवा दिया। क्यों? क्योंकि योगी को लगा और राजनेता जो हैं बीजेपी को, उनको लगा, अन्य पार्टियों के नेता भी हो सकते हैं, उनको लगा कि यदि ये पकड़ गया और इसने कोर्ट में ट्रायल हुआ तो सबकी पोल खोल देगा, बहुत सारे राजनेता फंसेंगे। ये गलत हो रहा है। इस पर हमारी जो देश की माननीय न्यायपालिका है सबके लिए सर्वोच्च है, सब सम्मान करते हैं। न्यायपालिका को इसके लिए सतर्क होना पड़ेगा, न कि न्यायपालिका मुख्य रूप से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जो सरकार कहे उसके इंडिकेशन पे काम करना पड़ेगा। बहुत सारे उदाहरण हैं, हम उनको दोहराना नहीं चाहते, सारा देश जानता है। बहुत सारे जजेज हैं जो रिटायर होने के पश्चात असलियत सामने लाते हैं। मार्कंडे काटू साहब हैं, उनको सुनिए क्या कहते हैं। उसी तरह से दीपक गुप्ता जी का स्टेटमेंट आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी रिटायर हुए, उनका स्टेटमेंट आया। तो जब तक कुर्सी पर रहते हैं तब तक वो काम नहीं करते, रिटायर होने के बाद फिर सही बात कहते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा क्या नाम सुधार होना चाहिए। कुर्सी पर रह करके ही आप कुछ कर सकते हैं, कुर्सी से बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए देश की न्यायपालिका मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का इतना प्रभाव होना चाहिए जैसा कि पहले था, चाहे सरकार हो चाहे आम पब्लिक हो, उसका सम्मान करना चाहिए और उसकी कही हुई बातों पर अमल करना चाहिए। न कि जो अमित शाह जी ने कह दिया, मोदी जी ने कह दिया, इस केस में ऐसा कर देना, वैसा कर देना, और वैसे ही ऑर्डर पास करके आप चले गए। तो जितने भी अभी 6 साल में ऑर्डर हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देख लो, सरकार के खिलाफ कोई ऑर्डर हुआ बता दीजिए, एक भी ऑर्डर नहीं, सब जैसा चाहा गया वैसा। अनिल अंबानी, अडानी के खिलाफ कोई ऑर्डर हुआ हो? कोई भी नहीं हुआ। सारे के सारे यानी जो लोगों ने केस फाइल किए, अब तो ये हालत हो गई है कि जो केस फाइल करे उस पर 1 लाख 2 लाख जुर्माना लगा दिया जाता है। आप अनिल मिश्रा जो जज थे, वो क्या नाम, अयोध्या का मामला था, तो कुछ भिक्खू लोगों ने पिटीशन लगाई वहाँ पर कि जो मूर्तियाँ बुद्ध की निकल रही हैं वो हमको दी जाए। तो उनका कहना था हाउ यू डेयर, बट इज दिस, एक सुप्रीम कोर्ट का जज कहे हाउ यू डेयर, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप सुप्रीम कोर्ट उनके लिए नहीं है क्या? जो देश के नागरिक हैं, क्या कुछ लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट है, सबके लिए नहीं है? तो ये चीज़ ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तभी तो जो वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, जो मैं जिक्र कर रहा था, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे और KR नारायण साहब उस समय भारत के महामहिम राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका, देश की जो भारत की न्यायपालिका है, एक आम आदमी अभी भी उससे सैकड़ों मील दूर खड़ा हुआ है, उसे न्याय नहीं मिल पाता। क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे
ये एक गैम्बलिंग प्लेस होता है, जैसे जुआ खेलते हैं, जिसके जैसे पत्ते पड़ते हैं वैसा उसे न्याय मिल जाता है। तो इसलिए वो बात आज भी साबित हो रही है कि आम आदमी को न्याय पाने में बहुत कठिनाई हो रही है और वो पहुंच भी नहीं पाता न्याय पाने। इतना महंगा हो गया है, इतना महंगा हो गया है, उसके पास पैसा ही नहीं है तो न्याय क्या उसे मिलेगा, बेचारा मर जाता है और न्याय के लिए तड़फ 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 उसका परिवार खत्म हो जाता है, न्याय नहीं मिलता। कितने, यही कारण है कि कितने अत्याचारी व्यभिचारी लोग पैदा हो गए हैं देश के अंदर। मासूम बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ रेप होता है तो वो छूट जाते हैं, कुछ नहीं। चाहे सेंगर का मामला हो, चाहे कितने एमपी बैठे हुए हैं, सैकड़ों एमपी हैं इस समय बीजेपी में, जो उन पर देखो कैसे दर्जनों केस लगे हुए हैं, लेकिन नहीं। तो ये किस तरह से रुकेगा? इसको रोकने के लिए मैं समाज के मुख्य रूप से जो बुद्धिजीवी वकील साहिबान हैं, हमारे यार दोस्त हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है वो इसके लिए खुल कर के सामने आए। और क्योंकि हमारा क्या नाम जो सबसे बड़ी ताकत है वो न्यायपालिका है। वहाँ कोई भी अत्याचार इस तरह का होता है तो न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाएं और बाध्य कर दें, जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक। मैं समझता हूँ कि सारे जज तो एक ओपिनियन के नहीं हैं और सारे जज किसी सरकार विशेष की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कुछ जज तो उसमें ईमानदार भी हैं, अच्छे भी हैं और संवैधानिक न्याय व्यवस्था को चलाने के मूड में हैं, लेकिन उनकी चलती नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर इस समय ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। मैं देश हित में, न्याय हित में और समाज के हित में यही कहना चाहूँगा कि देश में जो जागरूकता अभियान चल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा है, इसको भी मोदी बंद करने के चक्कर में थे। वो तो मानी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, वो फेसबुक बंद कराना चाहते थे, यूट्यूब बंद कराना चाहते थे, केवल अपनी मीडिया रखना चाहते हैं कि हमारा प्रचार करती रहे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तो इसलिए सोशल मीडिया ही हमारा एक ऐसा वेपन है, हमारा हथियार है, जिसके माध्यम से हम समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं, उसको जगा सकते हैं और उसे हर व्यक्ति को अपने राइट के लिए फाइट करने के लिए तैयार कर सकते हैं। हम किसी से लड़ाई नहीं लड़ते, किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेते, किसी की आलोचना नहीं करते, सही बात कहते हैं। जो हमारा जो लीगल राइट है, जो एक्सप्रेशन व्यू जो हमारे भारत के संविधान ने दिया हुआ है, उसके तहत। तो मैं चाहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं हमारे देश के लोग उसको अच्छी तरह से समझेंगे और उसको समझते हुए इस पाखंडवादी व्यवस्था को समूल नष्ट करने के लिए देश के प्रत्येक भाग में और हर घर तक बुद्ध के मिशन को फैलाने की कोशिश करेंगे, सांस्कृतिक तरीके से, शैक्षिक तरीके से और सामाजिक तरीके से। क्योंकि जो हमारे महापुरुषों ने एक सच्चाई को लाने की कोशिश की, वो उसे दबा दिया गया और जो बुराई है, ऊंच नीच, छुआछात और तमाम दुनिया भर का एटसेट्रा उसको बढ़ावा दिया गया। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? क्योंकि हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है। वो पूंजी पैसा सब वो 10-12% लोग हैं, उनके पास इकट्ठी हो गई है जाकर के मनवादी व्यवस्था के तहत। उनके पास पैसा है, पूंजी है, विदेशों में वो मंदिर बनाने लगे। एक न्यू जर्सी अमेरिका में एक मंदिर बन रहा है, उसमें 2 साल से काम चल रहा है, हजारों करोड़ रुपया उसमें खर्च हो रहा है। कौन? मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं उसको। जो गुजरात की एक संस्था है वो बना रही है, वहाँ यहाँ से मजदूर ले जाते हैं पकड़ करके, उनको खाना उल्टा सीधा देते हैं और उनका शोषण किया जाता है। अभी पकड़े गए, अमेरिका गवर्नमेंट ने उनको छुड़वाया किसी तरीके से। ये तो हालत है। ना आपका भला, ना समाज का, ना देश का भला मंदिर से होगा, ना मस्जिद से होगा, ना और कई चीज़ से होगा। जो मजहबी लोग हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, जो युगों बनाए हुए हैं, अल्लाहू अकबर कहते हैं, आप जय श्री राम कहते हो, इससे क्या भला होने वाला? देश का क्या भला होगा? इसलिए मैं दोनों से कहना चाहूँगा, अपनी जिद को छोड़िए और मानवता की बात कीजिए। चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, कोई भी है, भारत का नागरिक है, उसको समता की दृष्टि से, समानता की दृष्टि से देखिए। इसी में हमारे देश की बढ़ाई है, हमारे देश की तरक्की होगी, हमारे देश का विकास होगा, हर आदमी एक दूसरे के काम आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि देश के लोग हमारी आज की इस पहल पर भरोसा करेंगे और इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से, संवैधानिक तरीके से
हर घर से पाखंडवाद को भगाने की एक शैक्षिक तरीके से मुहिम स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से भावी जनरेशन जो हमारी आने वाली है तो वो बजाय किसी मंदिर मस्जिद में न जा कर के स्कूल की तरफ जाए, यूनिवर्सिटी की तरफ जाए, शैक्षिक संस्थानों की तरफ जाए, तभी देश का विकास होगा और तभी हमारा देश मजबूत होगा। ये सभी पर लागू होता है, किसी एक धर्म विशेष पर लागू नहीं होता। इसको फॉलो करना चाहिए और इसी में सबकी भलाई है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान।